हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम अम्ल एवं क्षारक के गुण और पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। यह हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है ना। अम्ल क्षारक एवं लवण का तीसरा लेक्चर चल रहा है और तीसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अम्ल एवं क्षारक के गुण और पीएच स्केल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्ल एवं क्षारक के गुण को समझने के लिए देखिए एक परीक्षण करते हैं हम पहले। वो परीक्षण कौन सा है? शुष्क एसियल गैस का परीक्षण करते हैं हम, जो जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो। शुष्क मतलब जिसमें जलीय विलयन ना हो, ड्राई एसियल हो। ड्राई एसियल गैस का परीक्षण करते हैं हम। देखिए, सूखे लिटमस पत्र पर एसियल गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूखे लिटमस पत्र पर एसियल गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जल से भीगे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का गुण क्या है? वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और कौन सा? जल से भीगा हुआ जो रहेगा। जो सूखा रहेगा ना, जो सूखा लिटमस पत्र होता है उसको उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जल से भीगे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि शुष्क एसियल गैस जल की अनुपस्थिति में अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सा एसियल गैस? जो शुष्क एसियल होगा, जिसमें जल नहीं हो, जलीय विलयन ना हो। जिसमें जलीय विलयन ना हो वह अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, और जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। जल की अनुपस्थिति में अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, और जल की उपस्थिति में अगर जल रहेगा तो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल। देखिए, सोडियम क्लोराइड हमारा H2SO4, मतलब यह हमारा हो गया एसिड हो गया। ये दोनों रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है हमारा? Na2SO4 और HCl गैस बन रहा है, HCl एसिड बन रहा है। तो देखिए, H2SO4 हमारा क्या है? जलीय विलयन में है ना, यहाँ पर दिया हुआ देखिए। देखिए, इसमें एक्वस के रूप में दिया हुआ है, AQ दिया हुआ है। AQ देख रहे हैं ना आप फिगर में? यहाँ पर आपको AQ दिखाई दे रहा है ना? यही AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। एक्वस सोल्यूशन को हम जलीय विलयन कहते हैं। तो जब अम्ल जलीय विलयन में रहता है तो वह अम्लीय गुण को दर्शाता है। अगर यह शुष्क रूप में रहेगा तो वह एसिड का गुण नहीं दिखाएगा, अम्ल का गुण को नहीं दर्शाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर H2SO4 हमारा जलीय विलयन में है और NaCl से रिएक्शन कर रहा है, तो हमारा Na2SO4 बन रहा है और HCl गैस निकल रहा है। ये हमारा एसिड निकल रहा है। तो जलीय विलयन में हमारा यह अम्लीय गुण दिखा रहा है ना, तो इसी को कहते हैं कि जल की उपस्थिति में अम्ल जो होता है ना, अपने अम्लीय गुण को दर्शाता है, और जल की अनुपस्थिति में अम्लीय गुण को नहीं दिखाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यदि मौसम अधिक आर्द्र हो, मतलब ह्यूमिड हो, तो गैस को कैल्शियम क्लोराइड से भरे नली से प्रवाहित कर शुष्क करना होता है। अगर मौसम आर्द्र हो, मतलब ह्यूमिड हो, जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो मौसम में, मतलब ह्यूमिड मतलब क्या? आर्द्र मतलब ह्यूमिड मतलब
पानी की मात्रा, हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा हो, उसी को हम ह्यूमिड कहते हैं, आर्द्र कहते हैं। तो गैस को कैल्शियम क्लोराइड से भरे नली से प्रवाहित कर शुष्क करना होता है। ठीक है, गैस जो होता है ना, गैस को कैल्शियम क्लोराइड से भरे नली से प्रवाहित कर शुष्क करना होता है। देखिए, जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अभी तो बताया ना, अम्ल जो होता है जल की उपस्थिति में हमारा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यह डिफिनेशन किसके अनुसार था? यह डिफिनेशन आर्हेनियस के अनुसार हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। जल की अनुपस्थिति में HCl जो होता है ना, अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होते हैं, जिससे यह अम्लीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए यह अम्लीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः अम्ल के अम्लीय गुणों को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। सही है, ठीक है। अम्ल के अम्लीय गुणों को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य होता है। देखिए फिगर, देखिए यहाँ देखिए, HCl हमारा अम्ल है, जल की उपस्थिति में H+ आयन दे रहा है और क्लोरीन आयन दे रहा है, तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना जल की उपस्थिति में। दूसरा देखिए, H2SO4 जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन दे रहा है और सल्फेट आयन दे रहा है। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि अम्ल जब जल की उपस्थिति में रहता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। अब क्षारक के देखिए, ये हमारा क्षारक है तीनों, NaOH, KOH और MgOH। तो इस जल की उपस्थिति में, वाटर के उपस्थिति में हमारा OH आयन दे रहा है ना, हाइड्रोक्सिल आयन। अम्ल जो होता है हाइड्रोजन आयन देता है और क्षारक जो होता है हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH- आयन। तीनों केस में दे रहा है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी OH दे रहा है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी दे रहा है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी दे रहा है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अम्ल हो या क्षारक हो, जल की उपस्थिति में ही अपने गुण को दर्शाता है। जल की अनुपस्थिति में वह अपने गुण को नहीं दर्शाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, तनुकरण की प्रक्रिया। जल में साद्र अम्ल को घुलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अर्थात इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है। अगर हम जल में साद्र अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, तो जल में साद्र अम्ल को घुलाने से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, मतलब उसमें ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलता है। इसलिए इसको सावधानी से करना जरूरी होता है। अगर सावधानी से नहीं कीजिएगा तो हाथ जलने का डर रहता है, या बर्तन, जिस बर्तन में हम अम्ल को घुलाते हैं वह भी टूटने का डर होता है। ठीक है। जल में क्षारक को घुलाने की प्रक्रिया भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है। अगर सावधानी से नहीं कीजिएगा तो हाथ जलने की आशा होती है, जल सकती है। ठीक है, आगे देखिए, सावधानियां क्या हम रखना चाहिए हमें? सावधानियां हमें रखना चाहिए। देखिए, जल में अम्ल या क्षारक को घुलाने की प्रक्रिया हमारा ऊष्माक्षेपी होता है, और जल में साद्र H2SO4 या HNO3 अम्ल को मिलाते समय पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी मिलाना चाहिए। और मिलाते समय उसको जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए। अगर हिलाते नहीं रहिएगा तो वो आसानी से घुलेगा नहीं तो वह ऊपर छलकते रहेगा, और ऊपर छलक कर आपके हाथों पर या शरीर पर पड़ सकते हैं। तो हमारे शरीर को जल सकता है, हमारा शरीर जलने की जल सकती है। समझ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। जल को कभी भी सांद्र H2SO4 या HNO3 अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। देखिए, अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए। क्वेश्चन है कि पूछता है कि हमें जल में अम्ल को मिलाना चाहिए या अम्ल में जल को मिलाना चाहिए। तो जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ना कि तेजी से मिलाना चाहिए, और उसको हिलाते रहना चाहिए जल को, ताकि आसानी से जो उसका हीट है, उसका जो ऊष्मा है, सारे जल में फैल जाए आसानी से। नहीं तो अगर जल को नहीं हिलाते रहिएगा प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा ना
कि उसका जो उष्मा है आसानी से फैलेगा नहीं मतलब जल के अंदर। तो पहला क्या समझ में आ गया ना, जल में हम अम्ल को मिलाते हैं, ना कि अम्ल में हम जल को मिलाते हैं। अम्ल में जल को मिलाने से देखिए अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब जल को अम्ल में मिलाते हैं तो अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण मिश्रण में उफान आ सकता है, और मिश्रण की कुछ बूंदें बाहर निकलकर शरीर तथा कपड़ों को जला सकते हैं, और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण प्रयोग में उपयोग होने वाले जो कांच या बर्तन होते हैं ना, वह टूट सकता है। समझ में आ गया? अगर हम अम्ल में जल को मिलाएंगे तो अधिक ऊष्मा के कारण वह बाहर निकल जाएगा और कपड़ों पर पड़ जाएगा, जिसके वजह से हमारा शरीर जल सकता है, और जो बर्तन में हम अब क्रिया करते हैं वह बर्तन भी टूट सकता है। ठीक है, इसलिए हम अम्ल में हम जल को नहीं मिलाते हैं, हम जल में अम्ल को मिलाते हैं। क्लियर है? यह क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में कि जल में हम अम्ल को मिलाते हैं कि अम्ल में जल को, और अगर जल में हम अम्ल को मिलाते हैं तो क्यों, और अम्ल में जल को क्यों नहीं मिलाते हैं, अम्ल में जल को क्यों नहीं मिलाते हैं, क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, ऐसे पूछेगा। तो ये जो हमने थ्योरी अभी समझाया इतना सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको नोट्स पिन कर दूंगा। जिनको नोट्स चाहिए होगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं नोट्स दे दूंगा। प्रॉपर नोट्स जो मेरा है उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल में अम्ल को मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। जल में जब हम अम्ल को मिलाते हैं तो उसका H3O+ आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही होता है ना हमारा, अम्ल में हमारा हाइड्रोजन आयन होता है, और हाइड्रोजन आयन वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, H3O+ आयन बनाता है। पीछे लेक्चर में हमने बताया था कि हाइड्रोजन प्लस आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, तो वह जल से अभिक्रिया करके तुरंत H3O+ आयन बनाता है। तो जैसे ही जल में हम अम्ल को मिलाते हैं तो उसका जो हाइड्रोनियम आयन है ना, उसके आयतन में कमी होने लगता है, क्योंकि जल का मात्रा उसमें भी है ना थोड़ा सा, तो अम्ल का मात्रा जो है घटने लगता है, उसका आयतन जो है धीरे धीरे घटने लगता है। और जल में हम क्षारक को जब मिलाते हैं तो उसका हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है ना, OH- आयन जो होता है उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। क्लियर है? अम्ल का हाइड्रोनियम आयन कमता है और क्षारक का हाइड्रोक्सिल आयन कमता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। अतः जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयतन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, मतलब डाइल्यूशन कहते हैं। तनुकरण मतलब उसके जो अम्ल का जो सांद्रता है या जो क्षारक का जो सांद्रता है उसको हम कम करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं तनुकरण। जब हम जल में क्षारक या अम्ल को मिलाते हैं तो उसके आयतन सांद्रता में प्रति इकाई कमी होती है, सांद्रता में प्रति इकाई कमी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। ऐसे अम्ल या क्षारक को तनु अम्ल या तनु क्षारक कहते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षारक कहते हैं। क्लियर है? देखिए अब आगे देखिए, आगे का टॉपिक कौन सा है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। देखिए अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन और क्षारक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है पहले। और जो हमारा सार्वत्रिक सूचक होता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसको कौन सा है, लिटमस पत्र होता है। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की भिन्नता के अनुरूप भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। पीछे सूचक हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि सूचक क्या करता है, वह रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन करके हमें बताता है कि कितना सांद्रता है किसी अम्ल का या क्षार का। क्लियर है? अब सांद्रता कैसे देखेंगे हम, तो उसको हम पीएच मान से देखते हैं। तो पीएच मान को समझने के लिए आगे देखते हैं हम।
किसका सांद्रता कितना होगा, उसके लिए हम पीएच के वैल्यू पर निर्भर करता है। देखिए, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक सोरेनसन, एपीएल सोरेनसन एक वैज्ञानिक था फ्रांस का, ने एक स्केल विकसित किया था। उस स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के थे, उनका नाम क्या था? सोरेनसन। उन्होंने एक स्केल विकसित किया था। उस स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल हमें बताता है कि कौन, मतलब यह पदार्थ जो है अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। यह जो विलयन है अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, पीएच मान से पता चलता है। और पीएच मान देखिए कैसे हम देखते हैं। पीएच में पी जो होता है ना, पीएच में पी सूचक पुषांश है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पी का मतलब क्या, पुषांश का मतलब क्या होता है? शक्ति। और एच सूचक है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन। तो पी और एच मिलके क्या बन गया? पी और एच मिलके बन गया हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पी का मतलब होता है पुषांश, और पुषांश क्या होता है? शक्ति। और एच क्या होता है? हाइड्रोजन। तो दोनों पीएच मिलके क्या बन गया? पीएच मिलके हमारा बन गया हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो पीएच मान हमारा क्या बताता है? पीएच मान हमारा किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति बताता है। जैसे देखिए यहाँ पर पीएच का मान 0 से लेके 14 तक होता है, 14 तक होता है। पीएच का मान 0 से लेके 14 तक होता है। और उदासीन विलयन का जो पीएच कितना होता है? 7 होता है। अगर किसी विलयन का पीएच अगर 7 है तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उससे यह निष्कर्ष निकलता है वह विलयन उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर पीएच का मान 7 से कम है, 7 से कम है, तो उसे हम अम्लीय विलयन कहेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन उसे कहते हैं। अगर पीएच का मान 7 से ज़्यादा है तो उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यह हमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बता रहा है ना। पीएच का मान अगर 7 है तो वह क्या होगा? उदासीन होगा। और पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बता रहा है ना यह। अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन कब कब होगा? क्लियर है? आगे देखते हैं। पीएच मान और पीएच स्केल, पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल। पीएच का मान 7 से जितना कम होता है वह विलयन उतना ही अम्लीय होता है। अगर मान लीजिए 0 से 14 तक होता है ना, तो 0 जिसका होगा ना पीएच मान, वह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और 0 से जैसे ही 7 के नजदीक जाएगा तो अम्लीयता उसका घटने लगता है। और पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा वह विलयन उतना ही क्षारीय होगा। मतलब 0 से 14 के बीच में है ना पीएच मान होता है, तो 14 जिसका होगा वह सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। 14 से 7 के बीच में घटेगा, अगर मान लीजिए 13, 12, 11, 10, 9, 8 तक जाएगा, तो 8 अगर जिसका होगा तो वह क्षारीय सबसे कम होगा। क्योंकि 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय प्रकृति जो होता है बढ़ता है, और 7 से नीचे जितना नीचे जाइएगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा। तो अम्लीय सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 0 होगा। और सबसे कम अम्लीय कब होगा? जिसका पीएच मान 6 होगा। सबसे कम अम्लीयता में कर रहा हूँ। और क्षारीय में सबसे कम कौन होगा? सबसे कम क्षारीय होगा 8। क्यों? क्योंकि 7 से ऊपर वाला सब क्षारीय होता है ना, तो 8 जो होगा सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा कौन होगा? 14 जिसका पीएच मान होगा उसका क्षारीय जो प्रकृति होगा सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? आगे देखिए, अधिक अम्लीय विलयन का मान 0 से भी कम और अधिक क्षारीय विलयन का मान 14 से भी अधिक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 14 तक ही होता है, अगर कोई क्षारीय विलयन का मान 14 से अधिक भी हो सकता है, और अधिक अम्लीय विलयन का मान 0 से कम भी हो सकता है। लेकिन एक पैमाना हम लेके चलते हैं कि 0 से 14 तक उसका पीएच वैल्यू हम लेकर चलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 0 से कम नहीं हो सकता और 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता।
अधिक अम्लीय विलयन का मान 0 से कम भी हो सकता है और अधिक क्षारीय विलयन का मान 14 से अधिक भी हो सकता है। क्लियर है? और देखिए पीएच निकालने की विधि फॉर्मूला क्या होता है? पीएच निकालने की फॉर्मूला यह होता है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, माइनस लॉग एच प्लस आयन। अगर यह माइनस में है तो इसको हम बटा में नीचे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए इसमें इसको हम बटा में नीचे लिख दिए, बाई 1/log एच प्लस आयन कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस है तो ये बटा में चल जाता है 1/log एच प्लस आयन। यह पीएच निकालने का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए पीएच हम एच प्लस आयन मेरा 4 है, एच प्लस आयन मेरा 4 है, तो 2 के पावर 2 कर देंगे। 4 का कितना होता है, 2 के पावर 2 होता है ना, और 2 को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो कितना आ जाएगा 2, और log 2 बेस 2 है तो 1 हो जाएगा, मतलब उसका पीएच मान कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ऐसे निकालते हैं पीएच मान। अगर लॉग बेस्ड आपको मैथमेटिक्स आता है तो आपको पीएच निकालना आप आसानी से पीएच निकाल सकते हो। तो लॉग के बारे में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना होगा। लॉग एक कैसे लॉग का सॉल्यूशन होता है वो आप मैथमेटिक्स में पढ़िएगा। आगे देखिए, अतः किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। मतलब किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक, यह ऋणात्मक लघुगुणक क्या है, यह माइनस लॉग एच है ना। पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू ऋणात्मक लघुगुणक, मतलब निगेटिव लॉगरिदम है ना, माइनस लॉग एच प्लस आयन है। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन ही हमारा पीएच वैल्यू बताता है। क्लियर है? अब देखिए आगे, तो ये फॉर्मूला है पीएच वैल्यू निकालने का। मान लीजिए 8 अगर एच प्लस आयन है तो 2 के पावर 3 होता है, 2 के पावर 3, तो यहाँ पर मेरा 2 के पावर 3 रखेंगे तो यहाँ मेरा बेस में 2 होता है, बेस में मेरा यहाँ 2 होता है 2, और यहाँ पर 2 के पावर 3 है होगा 8 का, तो 3 तो इधर नीचे गिर जाएगा, और यहाँ 2 हो गया, और 2 कट जाएगा तो बच गया 1, तो मेरा पीएच मान कितना होता है 3 होता है। यहाँ पर -3 होगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं मतलब लॉग को आपको सोल्व करना आना चाहिए, लॉग को आपको सोल्व करना आना चाहिए अगर पीएच निकालना है तो। और लॉग को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इसको फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि 10th में आपको निकालने के लिए नहीं पूछता है। बस फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए कि पीएच इक्वल क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है, या 1/log एच प्लस आयन होता है। लॉग के बारे में आप अपर क्लासेज में पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता की जांच की जाती है। अभी देखा ना हमने कि पीएच वैल्यू अगर 0 से 7 के बीच में है तो अम्लीय होगा, वह जो विलयन है अम्लीय होगा, और 7 होगा, केवल 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होगा। तो वह पैमाना है ना, एक बताता है हमें कि पीएच के वैल्यू से हमें बताता है कि वह विलयन कौन सा प्रकृति को दर्शाएगा, अम्लीयता को दर्शाएगा या क्षारीयता को दर्शाएगा या उदासीनता को दर्शाएगा। क्लियर है? देखिए इस फिगर में देखिए, लार मतलब खाना खाने के पहले जो हमारा जो मुख में लार निकलता है ना, वह कैसा होता है, उसका पीएच का रंग कैसा होता है, हरित नीला होता है, मतलब लगभग 8 होता है उसका पीएच मान। उसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है, और 8 पीएच मान बताता क्या है, वह क्षारीय है। 8 पीएच मान 7 से ऊपर है मतलब क्षारीय पीएच मान होगा। और खाना खाने के बाद जो हमारा सलाइवा होता है, लार होता है, खाना खाने के बाद उसका हरित पीला होता है, पहले हरित नीला होता है मतलब क्षारीय होता है, हरित पीला दूसरा पीएच का रंग होता है खाना खाने के बाद का जो होता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा, 6 दिया हुआ, तो 6 मतलब अम्लीय होगा क्योंकि 7 से नीचे है। और नींबू का रस का पीएच का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो उसका जो पीएच मान कितना 1 है तो अम्लीय होगा। और गहरा नीला रंग रहित वातीय पेय जो कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, गहरा नीला रंग का होता है, पीएच का रंग होता है उसका, और उसका पीएच मान कितना होता है 10 मतलब क्षारीय।
मतलब 7 से जिसका ऊपर रहेगा तो वह क्षारीय होगा, 7 से जिसका नीचे रहेगा वह अम्लीयता को शो करता है। तो इसको आप ये जो देख रहे ना स्क्रीन पे, आप इसको अगर याद करना है कर लीजिए, नहीं तो इसमें ज़्यादा पूछता नहीं है वैसे जो ऑब्जेक्टिव में। मेन चीज़ें यही सब पूछता है, खाना खाने के बाद हमारा जो पीएच में खाना खाने के बाद प्रकृति कैसी होती है हमारा जो लार की, और खाना खाने के पहले कैसी प्रकृति होती है, और कुछ NaOH और OH। ये तो क्लियर है, NaOH हमारा क्षार है, तो क्षार का तो पीएच मान 14 होगा, और HCl हमारा एसिड है तो पीएच मान उसका 0 दिया हुआ। तो सबसे ज़्यादा HCl यह स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच मान 0 होता है, 0-1 ऐसे के बीच में होता है। और स्ट्रॉन्ग क्षार जो होता है, बेस जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसका पीएच मान 14 के नज़दीक होता है, 13-14 ऐसे होता है। ठीक है, अब आगे देखिए पीएच स्केल। देखिए यहाँ पर 10⁻⁷ से इधर जाइएगा, इधर तो हमारा OH माइनस की प्रकृति बढ़ेगा, मतलब क्षारीयता बढ़ेगा। और इधर जाइएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाइएगा तो H+ आयन की प्रकृति बढ़ेगा, मतलब अम्लीयता बढ़ेगा। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पर दुर्बल दे रहा है, कौन सा 4, 5, 6 जिसका पीएच मान होगा वह दुर्बल अम्ल होता है, और 3 से नीचे जिसका होगा वह प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, और 7 पर जिसका पीएच मान होता है वह उदासीन होता है, और 8, 9, 10 पर जिसका पीएच मान होता है वह दुर्बल होता है, और 11, 12, 13, 14 जिसका पीएच मान होता है वह प्रबल क्षार होता है। क्लियर है, मतलब 7 से जितना आगे बढ़िएगा उसका क्षारीयता उतना बढ़ेगा, और 7 से जितना नीचे जाइएगा उसका अम्लीयता उतना ही घटेगा। क्लियर है, और 7 पर अगर रहना है, 7 का जो पीएच मान होता है वह उदासीन को दिखाता है। तो देखिए ये जो H+ आयन दिया हुआ है ना 10⁻⁷, 10⁻⁸, तो यही जो है ना 10⁻⁷, तो 8 गिर जाएगा, नीचे गिरेगा, और 10-10 कट जाता है तो उसका पीएच मान 8 हो जाता है। जैसे इसमें ये यहाँ पर log 2 नहीं है, बेस इसका 2 नहीं है, यहाँ बेस 10 है, तो 10 है तो 10 के पावर के हिसाब से चलता है। 10⁻⁸ है मान लीजिए यहाँ पर H+ आयन, तो -8 गिर जाएगा नीचे, तो +++8 हो जाता है, और 10-10 यहाँ पर ही कट जाएगा, क्योंकि 10 बेस में भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10-10 कट जाएगा तो मतलब 1। तो इसका पीएच मान कितना हो गया 8। अगर 10⁻⁷ यहाँ पर ही है तो 7 नीचे, -7 नीचे गिर जाएगा तो +++7 हो जाएगा, और 10-10 फिर से कट जाएगा तो इसके पीएच मान 7 हो जाता है। अगर मान लीजिए -6 है, 10⁻⁻6 अगर H+ आयन है तो -6 नीचे गिर जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है तो 6 हो जाता है, और यह 10-10 कट जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ इसको अच्छे से। अगर मेरा 10⁻⁻6 है, और यहाँ पर बेस में भी मेरा 10 होता है, क्योंकि लॉग का जो बेस है, ये जो लॉग है ना इसका बेस 10 होता है। यहाँ लॉग मान लीजिए एल से मैं सूचित कर रहा हूँ, एल से, और यहाँ पर मेरा माइनस पहले से, तो ये जो मेरा 6 देख रहे हैं ना, ये 6 में देख रहे हैं ना आप, तो यह जो है ना नीचे नीचे गिर जाता है, इधर गिर जाएगा नीचे, तो यह जो पहले से जो माइनस है और यह माइनस प्लस हो जाता है, और यह 6 हो जाएगा, तो इस तरफ मेरा क्या हो जाएगा, इस तरफ मेरा 6 हो जाता है, और यह जो 10 है, ये 10, और यह जो 10 है ये कट जाता है, ये कट जाएगा, तो बच गया कितना मेरा +6। 10-10 कट गया मेरा मतलब 1 हो गया, तो 6 × 1, 6 × 1 मतलब मेरा कितना हो गया, तो पीएच का वैल्यू कितना हो गया, पीएच का वैल्यू मेरा हो गया 6 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर 10⁻⁻8 रहेगा तो -8 नीचे गिर जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो +8, और 10-10 कट जाएगा यहाँ पर तो उसका पीएच मान 8 हो जाएगा। -9 होगा तो 9 हो जाएगा, -10 होगा तो 10 हो जाएगा, -11 होगा तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही हम पीएच मान उस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार देख लीजिएगा। गाढ़ा लाल जिसका गाढ़ा लाल होता है उसका पीएच मान 0 होता है, लाल जिसका होता है 1 होता है, गहरा लाल, नारंगी लाल, ये सब का पीएच मान एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष यह निकलता है, देखिए पीएच वैल्यू एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को प्रदर्शित करता है। किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए विलयन को 1 या 2 बूंदे ड्रॉपर या कांच नली की सहायता से पीएच पेपर पर डालते हैं, जिससे पीएच पेपर का रंग में परिवर्तन होता है। अब देखिए, अब हम पीएच मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं,
विलयन की एक या दो बूंद, दो जो ड्रॉपर होता है ना, उसको हम पीएच पर रखते हैं। एक मान लीजिए यहाँ पर मेरा पीएच है, इस पे हम विलयन की दो बूंदे हैं, इस दो बूंद को मैं इस पे डालूंगा इस पीएच पर। तो अगर इसका कलर में परिवर्तन होता है, मतलब अगर लाल को नीला कर रहा है तो वह क्या होता है, क्षार होता है। और नीला को लाल करता है मतलब वह अम्ल होता है। तो रंग में परिवर्तन करके हमें बताता है कि वह विलयन कैसा प्रकृति को दिखा रहा है। वह ये जो पीएच है ना, पीएच पेपर जो होता है हमारा, रंग में परिवर्तन कर देता है। तो उसी से हमें समझ में आ जाता है ना कि यह विलयन कौन सा विलयन है, वह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अगर वह रंग को परिवर्तन नहीं करेगा तो वह उदासीन होता है। अगर रंग लाल को नीला कर दे रहा है, अगर पीएच का जो कलर है लाल पहले से उसको नीला कर रहा है तो वह कौन सा है, क्षार है। और नीला को लाल कर रहा है तो वह वह अम्ल होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब अम्ल और क्षारक की शक्ति, इसको देखते हैं। अम्ल और क्षारक की शक्ति क्या होती है। किसी अम्ल तथा क्षारक की शक्ति उसमें उपस्थित क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करता है। अभी तो बताया कि क्षारक जो होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जितना ज़्यादा छोड़ेगा उतना ही ज़्यादा क्षारक की शक्ति होगा। हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा छोड़ेगा उतना ही ज़्यादा अम्ल की शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है। जल में घुलकर अधिक संख्या में H+ आयन देने वाला अम्ल प्रबल अम्ल, और अधिक संख्या में और लेकिन कम संख्या में H+ आयन देने वाला दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है। और प्रबल अम्ल का देखिए, प्रबल अम्ल कौन कौन सा होता है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सब प्रबल अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यह तीनों जो है ना, याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। यह प्रबल अम्ल होता है। और दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, H2CO3 और H2SO3। ठीक है। इसको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, इसको सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। देखिए, यह हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और यह एक एक जो ऑक्सीजन इसमें कम गया तो यह हो गया सल्फ्यूरस, और इसको कहते हैं कार्बोनिक, H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल हमारा दुर्बल अम्ल है। मतलब यह कम हाइड्रोजन आयन देता है और यह ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है जल में। ठीक है। अब देखिए, क्षारक के लिए, जल में घुलकर अधिक संख्या में OH- आयन देगा तो वह प्रबल क्षारक होगा, और कम संख्या में OH- आयन देगा तो वह दुर्बल क्षारक होगा। बस क्लियर है। देखिए, प्रबल क्षारक कौन होता है, NaOH और KOH, ये दो ही होता है जो प्रबल क्षारक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षारक कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, यह हमारा होता है दुर्बल क्षारक। क्लियर है। जो ज़्यादा आयन देगा OH- आयन वह ज़्यादा प्रबल होगा, जो कम OH- आयन देगा वह दुर्बल क्षारक होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, अम्ल और क्षारक में अंतर देखिए। देखिए, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, और क्षारक जो होता है स्वाद में खारा होता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अभी बताया था मैंने। और क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अम्ल जो होता है मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, और जो क्षारक होता है मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। यह 5 नंबर में 2 नंबर में पूछता है कि अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है, उसको डिस्क्राइब कीजिए, उसको व्यक्त कीजिए, अच्छे से लिखिए, एक टेबल में के फॉर्म में या किसी फॉर्म में लिखिए अंतर को। तो मेथिल ऑरेंज को यह लाल कर देता है, अम्ल जो है मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, और यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है क्षारक। और अम्ल जो होता है हाइड्रोजन आयन देता है, जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है, और यह हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये तो सब पीछे अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो यह जो दिया हुआ है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्षारक को उदासीन, यह जो अम्ल जो है क्षारक को उदासीन कर देता है, क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे को मार देता है तो वह एक दूसरे को उदासीन कर देता है। और अम्ल जो है और क्षारक जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। अगर अम्ल में मैं क्षारक को मिला देता हूँ तो वह एक दूसरे को मार देता है। मतलब अम्ल, अगर क्षारक को मिलाएंगे अम्ल में तो वह अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है।
और इसका पीएच मान 7 से कम होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। आगे देखिए, क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है। क्षार किसे कहते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। क्षार किसे कहते हैं, वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्षार कहते हैं ना। तो वैसे इसका डिफरेंस देखिए, सभी क्षारक जो होता है जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन सभी के सभी क्षार जो होते हैं जल में विलय होते हैं। मतलब सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्लियर, डिफिनेशन से क्लियर है। अगर पांच पांच आम है जिसमें से 2 पका हुआ है, तो 2 पका हुआ आम हम कच्चे आम में नहीं ना गिनेंगे। एग्जाम्पल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। ऐसे देखते हैं, सभी क्षारक जो है जल में विलय नहीं होते, क्योंकि कुछ जो क्षारक जल में विलय होते हैं उसको हम क्षार कहते हैं, और जो क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं उसको हम क्षार नहीं कहते हैं। तो क्षार जो है जल में विलय होते हैं, लेकिन सभी के सभी जो क्षारक होते हैं जल में विलय नहीं होते। मतलब सभी के सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो जल में विलय नहीं होते, लेकिन सभी के सभी जो क्षार हैं वो जल में विलय होते हैं और वह क्षारक होते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, इसको यहीं तक रखते हैं। आगे लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है हमारा। ठीक है, थैंक यू।